Yes, हाँ ध्यान दीजिए अब. So yesterday we started with the accounting standard for events occurring after balance sheet date. और कल जो अपन ने डिस्कशन किया, इवेंट का मतलब है किसी भी कंडीशन सिचुएशन का आउटकम रिजल्ट आना जिससे आपको ये पता चलता है कि हमको कुछ फायदा या नुकसान हुआ. और हमको अब ये चेक करना होता है कि जिस कारण से वो फायदा नुकसान हुआ, अगर वो कारण, वो रीजन, वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन, वो कंडीशन अगर बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती थी, हमको जरूर पता बाद में चला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पता कब चला. अगर वो कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती थी जिसके कारण गेन लॉस हुआ, तब तो आप उस गेन लॉस का अपने मार्च वाली बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करेंगे, पीरियड में एडजस्टमेंट करेंगे. और अगर कंडीशन सिचुएशन ही बाद में राइज हुई, मतलब कंडीशन सिचुएशन ही बाद में राइज हुई, इवेंट भी बाद में हुआ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. उसको उस मार्च की बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, वो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा. तो कल अपन ने एडजस्टिंग इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए. अब देखिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. इन द सेकेंड कैटेगरी आर दोज इवेंट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस. हाँ, कौन सी कंडीशंस? दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट के बाद ही हुई. These events thus do not relate to conditions existing at balance sheet date. Example of such an event is decline in market value of investments after balance sheet date. आप कहीं ऊपर तो आया था ना अभी वो इन्वेस्टमेंट वाला. कल वाला इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल कौन सा वाला था अपना? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स. अब आपने कहा लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, मार्च के बाद अप्रैल में उनकी प्राइस फॉल हुई, तो ऑब्वियसली अप्रैल में फॉल हुई है तो उसका रीजन जो होगा वो अप्रैल में ही बना होगा, वो मार्च में नहीं बना होगा. डेटर बिकमिंग इंसॉल्वेंट आफ्टर 31 मार्च. बी वेरी क्लियर, डेटर बिकमिंग इंसॉल्वेंट. एक तो था डेटर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर 31 मार्च बट ही वॉज इंसॉल्वेंट बिफोर 31 मार्च, और यहां पर है ही बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर 31 मार्च. कल मैंने एग्जाम्पल लिया था, 2 फरवरी को डेटर की बिल्डिंग में आग लग गई, उसके कारण वो इंसॉल्वेंट हुआ. तो डेटर इंसॉल्वेंट किस कारण से हुआ? कि फैक्ट्री में आग लगने के कारण. फैक्ट्री में आग कब लगी? मार्च के बाद, यानी कि नॉन एडजस्टिंग. और यही मान लीजिए डेटर की फैक्ट्री में आग मार्च में ही लग गई थी, अपने को भले ही अप्रैल में जाके पता चला, तो एडजस्टिंग. एज अ जनरल रूल such events normally do not require either adjustment of asset liabilities nor disclosure in financial statements. तो इन इवेंट्स का जो मार्च के बाद हुई, जिसका मार्च से कोई लेना देना नहीं है, उसको हमारी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना तो कोई जगह देनी है एडजस्टमेंट नॉर डिस्क्लोजर. दिस इज अ जनरल रूल. आगे जाके एक्सेप्शन भी आएगा. अब कुछ एग्जाम्पल्स. मर्जर्स एक्विजिशंस, दैट इज अमालगमेशन, जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ. अब बैलेंस शीट डेट के बाद अगर अमालगमेशन हुआ है तो आप भले ही कह दो नेगोशिएशन तो पहले से चल रहा था, वो कल भी मैंने एग्जांपल लिया ही था, पेपर में ऐड पहले ही दे दिया आपने, ठीक है, पर बिजनेस बाद में बिका, खरीदा, वाटर एट में भी एडजस्टिंग नहीं होगा. रिकंस्ट्रक्शन, प्रपोज रिकंस्ट्रक्शन, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, नॉन एडजस्टिंग. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. शेड्यूल 3 अगर याद हो, एप्लीकेशन मनी मार्च से पहले आ गई, अलॉटमेंट बाद में हुआ, तो भी अपन वो शेयर कैपिटल में नहीं डालते हैं, बैलेंस शीट में एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में रखते हैं. ये नहीं कहा अलॉटमेंट तो हो ही रहा है ना, क्योंकि अलॉटमेंट अपने आप में एक अलग इवेंट और एक अलग कंडीशन है. कि अलॉटमेंट के लिए क्या होता है, आप कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया होगा, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, ये वो सब फॉर्मेलिटी हुई होगी. वो फॉर्मेलिटी अगर मार्च के बाद हुई है, उसके कारण ही अलॉटमेंट हुआ. कल मैंने आपको एग्जांपल और दिया ही था, स्टॉक मार्च में पड़ा है, अप्रैल में बेच दिया, तो वो बेचने का जो मेरा एग्रीमेंट है वो कब हुआ? मार्च के बाद. तो इसलिए वो क्या रहेगा? नॉन एडजस्टिंग. ओके, तो वैसे ही अलॉटमेंट बाद में हुआ तो उसकी जो रेगुलेशन है, उसके जो रेजोल्यूशन है, वो सब मार्च के बाद पास हुए, इसलिए नॉन एडजस्टिंग. लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट और स्टॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कैटास्ट्रोफ सच एज फ्लड, फायर, अर्थक्वेक. हाँ जी, तो मार्च के बाद फ्लड, फायर, अर्थक्वेक आया जिससे हमारी एसेट्स में नुकसान हुआ. हाँ, ये फ्लड, फायर, अर्थक्वेक सब मार्च के बाद आया है, नॉन एडजस्टिंग. क्लोजिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज. if it was not anticipated at year end.
मार्च के बाद हमने हमारा मेजर काम बंद कर दिया जो हमने पहले से सोचा भी नहीं था, तो यानी कि उसकी कोई कंडीशन सिचुएशन भी मार्च के बाद ही अराइज हुई होगी। हाँ अब आप कह दो अगर पहले से सोचा हुआ हो तो अलग एएस है उसका बना हुआ, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा अगेन रूल याद रखिएगा, अगर कोई स्पेसिफिक एएस बना हुआ है तो उस पर फिर जनरल एएस के रूल्स नहीं लगेंगे। उस एएस ने लिखा हुआ है, अगर हमने प्लानिंग कर लिया है उसमें भी रिक्वायरमेंट है कि आपकी इच्छा हो गई कि ये काम बंद करना है, बट उसको डिसकंटिन्यूइंग में तभी लिया जा सकता है जब वो AS24 कहता है मैनेजमेंट, अगर मैं कंपनी की बात करूं डायरेक्टर्स, उसने पूरा एक फॉर्मल प्लान बनाया है कि हम किस तरह से बंद करेंगे और उस प्लान का पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब लिस्टेड कंपनीज के केस में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है, तो ये सब जब हो गया तो माना जाएगा वो डिसकंटिन्यूइंग है, तब जाकर के आप उसका कुछ भी प्रोविजन बना सकते हो। मतलब वहाँ पे भी एक तरह से रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कंडीशन सिचुएशन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा एक्ट चाहिए कि जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि हम इसके लिए क्या हो गए हैं, कमिटेड हो गए हैं। ओके, देन चेंज इन रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स रोज़ चेंज होती है, मार्च के बाद अप्रैल मई में फिर चेंज हो गई, तो वो ऑब्वियसली चेंज जो हुआ वो मार्च के बाद की कंडीशन सिचुएशन का है। स्ट्राइक्स एंड अदर लेबर डिस्प्यूट जो मार्च के बाद हुए, भले वो मांग पहले से ही रहे थे पर स्ट्राइक उन्होंने मार्च के बाद करी नॉन एडजस्टिंग। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 100 जनों को डिफेक्टिव गुड्स बेचा, तकलीफ उससे नहीं है, एक जने ने केस कर दिया, नुकसान डिफेक्टिव गुड्स बेचने से नहीं हुआ, नुकसान केस के कारण हुआ है, इसलिए वो केस अगर मार्च से पहले हुआ एडजस्टिंग, नहीं तो नॉन एडजस्टिंग। डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। हाँ अभी पहले ऊपर क्या आया था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ना तो एडजस्टमेंट करना है ना कोई डिस्क्लोजर करना है, बट अब यहाँ पर आते हुए एएस कहता है कि नहीं, कुछ कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का डिस्क्लोजर भी करना पड़ सकता है। द स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट्स डिस्क्लोजर शुड बी मेड, कहाँ पर, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं होगा, कहाँ पर, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो हमारी रिपोर्ट बनती है उसमें आप जो रामायण लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ आपकी बैलेंस शीट बिल में कुछ नहीं लिख सकते, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा, कहाँ पर डिस्क्लोजर होगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। कौन से इवेंट्स का, ऑफ दोज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट रिप्रेजेंट्स मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। कुल मिला के मटीरियल इवेंट्स, मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो सिग्निफिकेंट है पर नॉन एडजस्टिंग के कारण एडजस्टमेंट तो कर नहीं सकता और मन में ये रहता है इसके बिना तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है बैलेंस शीट साइन करना, तो ठीक है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिख दो। हाँ इवेंट्स में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों है कि सिर्फ अनफेवरेबल है? इस एएस के अंदर जो इवेंट्स हैं फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हैं। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको जितने अपने गुणगान गाने हो, ठीक है, जितनी बुराई करनी हो वो सब लिख सकते हो। ओके, और आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई बेकार कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़िएगा। बेकार मतलब जो लॉसेस में है, ठीक है, स्थिति खराब है, तो उनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ के काफ़ी सांत्वना मिलती है। ओके, मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो ब्लफिंग करनी होती है सब कर देते हैं वो। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ AS4, बाकी तो शायद बैलेंस शीट में ही ले जाए, ठीक है। तो सपोज किसी कंपनी के बैलेंस शीट में P&L में आपने देखा रहे बहुत लॉस है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ोगे ना ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया लॉस, ठीक है। दे विल राइट एवरीथिंग कि कंपनी का एक नया प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट चल रहा है, ये वो, कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, फ्यूचर में इतने ऑर्डर आएंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट्स का कोई नाप ही नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो जितना कुछ आपको लिखना है बी वेरी क्लियर, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिख सकते, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, कहाँ लिखोगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में।
द डिस्क्लोजर टू बी मेड इन दिस रिगार्ड शुड स्पेसिफाई, क्या बताएगा, नेचर ऑफ द इवेंट क्या था, एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, और अगर फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बता सकते, फैक्ट शुड बी स्टेटेड। ऐसी लाइन एक पहले भी आई थी कि फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ, नहीं बता सकते तो इफेक्ट लिखो। वो AS1 में आया था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि जब भी पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको बताना होता है इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, नहीं बता सकते तो लिखना होता है। कुल मिला के नॉन एडजस्टिंग के लिए रूल क्या हो गया कि अगर सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आप चाहो तो उसके बारे में रामायण लिख सकते हो, चाहे फेवरेबल वाली हो चाहे इनफेवरेबल। से फॉर एग्जांपल वो कोर्ट केस मार्च के बाद हुआ तो मैं प्रोविजन तो बना नहीं सकता, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ज़रूर लिख सकता हूँ कंपनी के खिलाफ ऐसे ऐसे केस हो गए जिसमें हो सकता है कंपनी के पैसे लग जाएंगे। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उसके बारे में डिटेल दे सकते हो, अच्छी चीज़ के लिए भी दे सकते हो, खराब के लिए भी दे सकते हो। ओके, अब एक्सेप्शंस ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक्सेप्शन का मतलब है तो नॉन एडजस्टिंग बट फिर भी एडजस्टमेंट करेंगे, विल डू एडजस्टमेंट, मतलब नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हुए भी एएस कहता है नहीं नहीं इसका तो एडजस्टमेंट कर ही दो। देखिए, however in some cases such event may indicate that enterprise ceased to be a going concern, मतलब इवेंट इतनी बड़ी हो गई मार्च के बाद नॉन एडजस्टिंग वाली कि वो एंटरप्राइज का गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। जैसे अपना एग्जाम्पल था 2 अप्रैल को बिल्डिंग में आग लगी, 2 अप्रैल को लगी तो नॉन एडजस्टिंग है, पर अब वो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, मतलब सब्सटेंस ऑफ द एंटरप्राइज इज गॉन। आप कहेंगे एंटरप्राइज की जो भी वर्थ थी उसका 90% तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब कंपनी के पास कंटिन्यू रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी को किस में जाना पड़ेगा, वाइंडिंग अप। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है तो फिर AS4 कहता है अब क्या नॉन एडजस्टिंग कर रहे हो, एडजस्टमेंट करके बैलेंस शीट वैसी भेजो, नहीं तो शोल्डर को आप दिखोगे ये जो बैलेंस शीट देख रहे हो इसमें से कुछ नहीं बचा है, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखोगे तो ऐसी बैलेंस शीट भेजने का मतलब क्या है। सो इफ एंटरप्राइज सीज टू बी ए गोइंग कंसर्न that may be event occurring after balance sheet which affects the very existence of the enterprise. Example, destruction of major production plant by fire after balance sheet date. The standard requires, हाँ अब standard क्या कहता है, assets liabilities should be adjusted if the events occurring after balance sheet date indicates going concern assumption is not appropriate. तो ये पहला exception है कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे इम्पैक्ट आया है एडजस्टमेंट कर दो, मतलब उसको नॉन एडजस्टिंग नहीं मानना है, एडजस्टिंग मान लेना है। दूसरा, सर्टेन इवेंट्स दैट टेक प्लेस पोस्ट बैलेंस शीट डेट आर समटाइम्स रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नेचर। हाँ, स्पेशल नेचर वाला तो अपने कोई काम का नहीं है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए शेड्यूल 3 में कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि ये वाला एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, फिर AS4 का रूल नहीं लगाएंगे, हम शेड्यूल 3 के हिसाब से जाएंगे। वैसा कुछ है तो नहीं, ठीक है, पहले हुआ करता था। अगला पैराग्राफ देखिए, इफ डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड बाय एंटरप्राइज आफ्टर बैलेंस शीट डेट्स। हाँ जी, देखिए प्रॉफिट कमाया, ये कब कमा लेते हो आप, मार्च में ही कमा लेते हो। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अप्रैल में और फिर पे हो गया मई में, तो बताओ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कंडीशन सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट है या डिविडेंड है। देखिए प्रॉफिट तो आप हर साल कमाते हो, डिविडेंड देना जरूरी थोड़ी है। जब प्रॉफिट जितना कमाते हो सारा थोड़ी बांटते हो, तो कंडीशन सिचुएशन इज नॉट प्रॉफिट, कंडीशन सिचुएशन इज डिविडेंड। फाइनल अकाउंट्स वाला पॉइंट याद है आप लोगों को, कब अपन डिविडेंड का एडजस्टमेंट करते थे, कब नहीं करते थे। अगर उसमें लिखा होता था मार्च से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, एडजस्ट करते थे, मार्च के बाद डिक्लेयर किया, एडजस्ट नहीं करते थे AS4 के कारण। ओके, तो देखिए, if dividends are declared by enterprise after balance sheet date but before financial statements are approved, dividends are not recognized, कारण they are declared after balance sheet date.
So they are not recognized as liability because no obligation exists at the time unless a statute requires otherwise. अब ये डिविडेंड्स को हम कहाँ दिखा देते हैं? नोट्स में. ओके, जनरली डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनी हैज डिक्लेयर्ड दिस डिविडेंड, वहाँ जहाँ रामायण लिखने लिख दो, पर पीनल एप्रोप्रिएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. 10 हाँ, ये खैर अब पुरानी बात हो गई. नो लाइबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड. हाँ, अब ये मैं थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ. शेड्यूल 3 आने से पहले 1956 वाले एक्ट में शेड्यूल 6 हुआ करता था. उसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, डिविडेंड का एडजस्टमेंट तो करना ही है, चाहे वो डिक्लेयर बाद में हुआ चाहे पहले हुआ. तो इसीलिए पहले प्रपोज डिविडेंड को भी हम क्या करते थे? एडजस्ट करते थे. नॉट बिकॉज ऑफ AS4, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन, स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट. अब शेड्यूल 3 ने वो रामायण हटा दी, तो इसलिए अब हम AS4 ही लगाएंगे. तो अगर डिक्लेयर मार्च से पहले हो गया, एडजस्टमेंट करना है, मार्च के बाद हुआ, एडजस्टमेंट नहीं होगा. तो कुल मिला के सिंपल सा रूल याद रखने के लिए, एडजस्टिंग इवेंट छोटी हो बड़ी हो कैसी हो, एडजस्टमेंट कर दो. नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर, और कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट हो गई जिसके कारण गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही खत्म हो गया, तब तो एडजस्टमेंट. और एक और एक्सेप्शन, स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट अगर कहीं है, एडजस्टमेंट करना है. ओके, नाउ डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट रिक्वायर्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब नेचर ऑफ इवेंट, एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट और अ फैक्ट दैट दिस एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड. हाँ, ये नहीं कि आपने कहा एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट कर दिया, काम खत्म. उसकी थोड़ी बहुत रामायण भी आपको स्टोरी तो लिखनी पड़ेगी कि ये हमने एडजस्टमेंट किया, ऐसा कुछ हुआ है, वो कुछ हुआ है, वॉट एवर इट मे बी. ठीक है. तो जहाँ तक इस AS से क्वेश्चंस की बात है, थ्योरेटिकल वाले ही होंगे. केस स्टडी की ये सिचुएशन है, बताओ एडजस्टिंग है कि नहीं है. देखिए क्वेश्चन 1. कंपनी इन्वेस्टेड 100 lakhs in April 19 in acquisition of another company, the negotiation for which had started during financial year March 19. हाँ, नेगोशिएशन मार्च में शुरू हो गया था. हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रैल में हुआ ना भाई, मैंने एग्जाम्पल कल दिया ही था. हाँ, आपने कहा भाई सगाई मार्च के बाद हुई. ठीक है, नॉन एडजस्टिंग, भले ही पहले देखने चले गए थे. ओके, नेक्स्ट. सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. आंसर में क्या लिखा है? बिकॉज नेगोशिएशन इज नॉट अ कंडीशन और सिचुएशन. ओके. On 15th April, due to destruction of factory by fire, X, one of the company's debtor, declared himself insolvent. हाँ जी, तो ये X इंसॉल्वेंट क्यों हुआ? फायर के कारण. फायर कब हुई? 15 अप्रैल को, मार्च के बाद. नॉन एडजस्टिंग. ठीक है. ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर फैक्ट्री बाय फायर ऑन 15 मार्च, X, one of the company's debtor, declared himself insolvent. हाँ जी, फायर कब हो गई थी? 15 मार्च को हो गई थी, तो एडजस्टिंग हो गया 15 मार्च के कारण. स्टेट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग. हाँ, आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ XYZ देयर वाज अ सीवियर अर्थक्वेक. अप्रैल में अर्थक्वेक आया. हाँ भाई, ये तो नहीं भाई धरती नीचे से तैयारी तो पहले से चालू हो गई थी. है जी. आप कहेंगे सैटेलाइट लॉन्चिंग ये वो सब में हो सकता है पहले से प्लानिंग चल रही हो. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोलिंग मिल वॉज डिस्ट्रॉयड. द एक्सटेंट ऑफ डैमेज वॉज बियॉन्ड रिपेयर्स. रिपेयर भी नहीं हो सकता. कंपनीज रिसोर्सेज वर इनएडिक्वेट टू फंड द रिप्लेसमेंट. मतलब नया खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं हैं. है जी. तो वैसे तो आप कहेंगे नॉन एडजस्टिंग है, अर्थक्वेक मार्च के बाद आया, बट क्योंकि वो जो एसेट डिस्ट्रॉय हुई वापस खरीदने के पैसे हैं नहीं, तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन सीज होता हो. हाँ, हमको नहीं मालूम गोइंग कंसर्न अजम्पशन सीज हो जाएगा क्या इससे. सुनो कैसे. कंपनी की 10 फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी चालू रहेगी. एक ही 3 वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आप कहेंगे हाँ शायद
कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। तो अब उस केस में आपको आंसर ये देना पड़ेगा कि इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सिग्निफिकेंट है, डिस्क्लोजर कर दो। बट अगर कंपनी रिप्लेस नहीं कर पाएगी और उसके कारण कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वॉयलेट होता है तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए पहले पैराग्राफ में वही लिखा है, नॉन एडजस्टिंग है इसलिए रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में लिख दो। देन इट मे इंडिकेट एंटरप्राइज सीज टू बी गोइंग कंसर्न, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बी वेरी क्लियर, आंसर दोनों लिख के आने, कि ऊपर वाले पैराग्राफ में ये क्लियरली नहीं लिखा है, हाँ इंडिकेशन दे दिया है इनएडिक्वेट टू फंड द रिप्लेसमेंट, तो आप कहेंगे मतलब स्थिति गंभीर है। पर हो सकता है ना 10 फैक्ट्रियाँ, एक नहीं है तो नहीं सही, आज नहीं 4 साल बाद पैसे कट होंगे तब वापस बना लेंगे, तो उस केस में जरूरी नहीं गोइंग कंसर्न अजम्पशन सीज हो ही हो। ओके, 5वां क्वेश्चन, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट बिफोर ऑडिट। हाँ, ड्राफ्ट अकाउंट्स अप्रूव हो गए हैं, ऑडिट नहीं हुई है। हाँ, ये कौन सा वाले अकाउंट्स है भाई, ड्राफ्ट अकाउंट्स। अच्छा, अपने कल वाले एग्जाम्पल में अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ऑडिट के बाद वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ऑडिट से पहले योर क्लाइंट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी मेट अ रॉकी सरफेस, ये कल मैंने एग्जाम्पल लिया था जो, जिसके कारण नॉन रिएम्बर्सेबल कॉस्ट लग जाएगी 80 लाख की। ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट बीन इशूड, अमाउंट मटेरियल है, एडवाइज ऑन अकाउंटिंग। तो अगर ये, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट पहले से लिया हुआ था, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट का एस्पेक्ट है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही मार्च के बाद लिया तो नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मार्च से पहले ले लिया था, रॉकी सरफेस का पता बाद में चला, अच्छा रॉकी सरफेस तो पहले से एग्जिस्ट करता ही था, एडजस्टिंग। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट अच्छा लिखा है, हैड द अकाउंट्स बीन ऑडिटेड अप्रूव्ड, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो तो बात ही खत्म हो गई, AS4 का रोल ही खत्म हो जाता है। हाँ, उस केस में फिर आप कहेंगे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अगले AS की, AS5। ठीक है, नेक्स्ट 6, अ लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, तो एक कस्टमर के फेवर में उसने एक चेक इशू किया टुवर्ड्स द रिफंड ऑफ एडवांस इन दिसंबर 18। मतलब समझिए, इस कंपनी का एक कस्टमर था, उसको गुड्स चाहिए होगा, कंपनी का एडवांस दो तो माल मिलेगा, कंपनी ने एडवांस ले लिया। उसके बाद कंपनी ने कहा नहीं भाई हमारे पास तो माल देने को नहीं है, तेरे पैसे वापस ले जा। दिसंबर 18 में हमने उसको वापस से चेक बना के दे दिया, ये ले भाई तेरा चेक ले जा। और मार्च आ चुका है और उस कस्टमर ने वो चेक अभी तक जमा नहीं कराया बैंक में। बैंक रिकंसिलिएशन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, in April 19 the customer returned the check to the company without presentation to the bank। अप्रैल में ग्राहक ने कहा ये पकड़ो चेक, मेरे को तो गुड्स ही चाहिए। ठीक है, पैसा नहीं लूंगा, गुड्स ही लूंगा। हाँ जी, अब सो इन अप्रैल 19 कस्टमर रिटर्न द चेक टू द कंपनी विदाउट प्रेजेंटेशन टू द बैंक। सिंस द चेक वॉज कैंसिल्ड, क्योंकि उसको आपने चेक दे दिया कब, दिसंबर में, मार्च में आपने तो चेक इशूड के हिसाब से एंट्री कर रखी थी, बैंक बैलेंस कम कर रखा था, अप्रैल में वो चेक वापस ले आया कि नहीं मेरे को तो गुड्स ही चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है सिंस चेक कैंसिल कर दिया, रिवर्सल एंट्री वॉज पास्ड इन बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन मार्च 19। मतलब एज ए मार्च में वो चेक वापस आ गया, हमने हमारी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया है with a view to disclose the correct balance as on that date instead of showing the bank balance lower by treating them as check issued but not presented। Is the treatment correct? है जी, हाँ अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला सिचुएशन समझ में आ गई। मान लो उसने जब भी अपने को एडवांस दिया, दिसंबर में हमने उसको चेक बना के दे दिया, तेरे पैसे वापस ले जा। अप्रैल में वापस आ गया कि नहीं चेक पकड़ो, मेरे को तो गुड्स ही चाहिए। तो अब अपन ने चेक वापस तो ले लिया, तो रिवर्सल वाली एंट्री अप्रैल में की जाए या मार्च में की जाए? क्योंकि अगर आप एडजस्टिंग बोलते हो तो मार्च में करूंगा, नॉन एडजस्टिंग बोलते हो तो अप्रैल में करेंगे। तो देखिए
ये वापस चेक लाना एक अलग कंडीशन सिचुएशन हो गई, ठीक है। वो कब अराइज हुई? मार्च के बाद, नॉन एडजस्टिंग। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सपोज कोई कस्टमर अप्रैल में हमारे पास आया, कह रहे आपके पैसे बाकी हैं, ये लो चेक 5 लाख रुपए का। हाँ, चेक कब लेके आया? वो अप्रैल में। और उस चेक पे जब अपन ने डेट देखी, वो डेट उसने डाली हुई थी 25 मार्च 2022। चेक पे तारीख 25 मार्च की थी, दिया अपने को मान लो 15 अप्रैल को, के लो भाई आपका चेक। तो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? क्योंकि चेक पे तारीख मार्च की है। और एक और सिचुएशन, मार्च में चेक लेके आया ग्राहक और उस पर तारीख 15 अप्रैल की थी। होता है ना पोस्ट डेटेड चेक, है जी। दोनों एडजस्टिंग है, दोनों ही नॉन एडजस्टिंग है। पहला वाला नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला है। हाँ भाई। तो अंडरस्टैंड, चेक पे तारीख भले ही कोई भी लिखी हो, आपको चेक दिया किस दिन है, दैट इज जहाँ पता चला, या भले अच्छा चेक तो उसके हाथ में है, तारीख मर्जी हो जो लगाए, ओके। हाँ, चेक भी अगर पहले आ गया था तो अलग बात थी, चेक दिया ही बाद में है तो मार्च में तो कोई कंडीशन सिचुएशन थी नहीं, इट विल बी नॉन एडजस्टिंग। हाँ, सेकंड वाले केस में मार्च में चेक आ गया जिस पे तारीख 15 अप्रैल लिखी हुई थी। 11-12 में ऐसी एंट्रियाँ नहीं है क्या? पोस्ट डेटेड चेक की क्या एंट्री करते हैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नहीं किया क्या? वो इट इज एज गुड एज BR। इसको समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ, इट इज एज गुड एज BR। बिल रिसीवेबल की तरह ही तो है, जिस पे ड्यू डेट लिखी हुई है इस तारीख को पैसा देंगे, तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक आ गया तो आपने मार्च में एंट्री कर दी होगी, AS4 की जरूरत ही नहीं है। चेक आते ही आता चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिस दिन चेक जमा कराओगे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैलेंस शीट में चेक्स इन हैंड आएगा, आता ही है, ओके। हाँ, बट यहाँ वाले में आप कहेंगे ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट है, चेक ही लाके कब दिया उसने? अप्रैल में, इट विल बी नॉन एडजस्टिंग। हाँ, चेक भी मार्च में ले आया, तारीख भी मार्च की थी, हमने बैंक में जमा नहीं कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक्स इन हैंड अकाउंट की एंट्री पहले से कर रखी होगी, ओके। नाउ during year 1819, Raj Limited was sued by a competitor for 15 lakhs for infringement of trademark. तो फर्जीवाड़े के लिए कंपनी पे केस हुआ, ओके। Based on the advice of company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of 10 lakhs in financial statement for the year ending March 19. कंपनी को लग गया पैसे लगने हैं, 10 लाख का प्रोविजन बना दिया। On 18th May 19, the court decided in favor of the party alleging infringement of trademark and ordered Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of 14 lakhs. हाँ, मई में डिसीजन आ गया, वही 14 लाख रुपए दे दो। हाँ, कोर्ट केस कब से चल रहा था? मार्च के पहले से। बाद में रिजल्ट आया, एडजस्टिंग इवेंट है, आप कहेंगे अब 10 नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? 14 लाख, ठीक है, मतलब 4 लाख और प्रोवाइड करो। हाँ, पहले आप इसको प्रोविजन के नाम से लिख रहे थे, नाम चेंज हो जाएगा, प्रोविजन नहीं है, सीधी करंट लाइबिलिटी हो गई, अमाउंट इज फिक्स्ड, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30th अप्रैल, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑन 30th में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी, कंपनी के मैनेजमेंट ने, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने 30 अप्रैल को अकाउंट्स बना के दे दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कब किए हैं? 30 मई। तो अपने S4 में कौन सी वाली डेट काउंट होगी? 30th मई वाली। हाँ, कोर्ट का डिसीजन कब आ गया था? 18 मई को, मतलब एडजस्टिंग। हाँ, कल को कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि 15 मई को अप्रूव हो गए थे अकाउंट्स, कोर्ट का डिसीजन 18 मई को आया, नॉन एडजस्टिंग, फिर अगले साल में जाएगा, ठीक है। एक चीज और, अपने कल वाले डेट थी ना, हाँ, अपन ने कल डिस्कस किया AS4 इस एग्जाम्पल में कहां से कहां तक चलेगा भाई? 1 अप्रैल से लेकर के
17 जून, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए। इसके बीच में जितनी भी एडजस्टिंग इवेंट्स होगी सबका एडजस्टमेंट करते जाएंगे। अब ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी 15 जून को, ओके। और अब इस बीच 16 जून को कोर्ट का एक डिसीजन आया, जो मार्च से पहले से केस चल रहा था। अब क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो चुकी है, ऑडिटर बैलेंस शीट P&L साइन कर चुका है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो एडजस्टमेंट का मतलब P&L बैलेंस शीट में वापस उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद। हैं जी? नहीं, बोर्ड ने तो अप्रूव नहीं किया, पर ऑडिटर ने समझिए बैलेंस शीट P&L प्रिंट करके साइन करके भेजी हुई है, तो उस पर क्या वाइटनर लगा के सही कर देंगे? यूँ ऑडिटर को कहने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप चेंज कर दो। है जी? तो देखिए एएस ने साफ साफ कह रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव नहीं किया ना, नहीं एडजस्टमेंट। तो आप कहेंगे फिर इस केस में होगा क्या? ऑडिटर को फिर बुलाएंगे, अरे थोड़ा वापस आना तो, ठीक है, एक पॉइंट रह गया है। फिर वो बेचारा वापस से नई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा, ठीक है, नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेगा। इसीलिए आप अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी के रिपोर्ट्स देखेंगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एक ही दिन साइन करते हैं, झगड़ा खत्म। या तो इवेंट इस पार या उस पार हो, बीच वाला लफड़ा नहीं चाहिए, नहीं पता चला कि आगे चलता ही जा रहा है, फिर कुछ हुआ फिर कुछ हुआ, ठीक है। रियल लाइफ में भले ही वो अलग अलग डेट को साइन करते होंगे, पर तारीख तो वही लगाते हैं, वो तो अपने हाथ में है ना, एडजस्टमेंट, ठीक है। अंडरस्टूड अबाउट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एएस का यूज़ कई जगह आता है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज अपन ने जहाँ पे भी कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट किया नहीं किया, आगे जाके भी कई सारे जगह एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर कोई स्पेसिफिक एएस कुछ नहीं कहता है, ऑब्वियसली वी अप्लाई दिस एएस एज द बेस, ठीक है। नेक्स्ट एएस शुरू कर